तो आज हम लोग ये समझेंगे कि गोल्ड में हम इन्वेस्ट कैसे करें। बेसिकली हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए चार एवेन्यू थे। आप ये देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास चार एवेन्यू हैं: एसेट, डेट, इक्विटी डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। आप इसी में ही पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी कमा रहे हो, जहां से भी पैसे कमा रहे हो, आपको इसी में डालने पड़ेंगे पैसे, इसी चार बकेट में: इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में। मैंने रियल एस्टेट के बारे में काफी डिटेल में आप लोगों को बताया है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आप कैसे करेंगे। रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को अगर आप इन्वेस्ट करना है, लैंड को, हाउस को, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरह से प्रॉपर्टी के कागज इवैल्यूएट करेंगे, कैसे उसका टाइटल चेक करेंगे, कैसे उसकी पोजीशन चेक करेंगे, कैसे उसके ऊपर मॉर्गेज है कि नहीं है उसको चेक करेंगे। यस, कुछ लोग इस काम के लिए बैंक्स को हायर करते हैं। और बैंक क्या करते हैं, आप उस पर लोन ले लिया तो बैंक उस प्रॉपर्टी की सारे कागज इवैल्यूएट करवाते हैं अपने एम्पैनल्ड लॉयर के द्वारा। तो डेफिनेटली आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बट जब आप अपने पैसे से इन्वेस्ट परचेज करते हो कोई भी प्रॉपर्टी, तो आपको खुद ये काम करना पड़ता है या फिर किसी एक्सपर्ट को हायर करो, किसी लॉयर को हायर करो जो कि उस प्रॉपर्टी के बारे में एवरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। वो उसकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना इंफॉर्मेशन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में वो जानकारी इकट्ठी कर सकता है। बट स्टिल आप बैंक से भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और लॉयर से भी इवैल्यूएट करवा ले रहे हो, बट स्टिल रियल एस्टेट में बहुत सारी हिडन रिस्क्स होती है। लाइक आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और आपने उसको, आप उसके पोजीशन पे नहीं हो, तो कोई पीछे से उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ सकता है और इसके लिए आपको कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा उस अपनी पोजीशन लेने के लिए। और इट में टेक 10 years, 20 years, 30 years, डजंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, नोबडी नोज। तो दूसरी चीज है, आप रियल एस्टेट तो ले लिए, अब उसको रेंट पे लगाना चाह रहे हो कि उससे कुछ इनकम आ जाए, तो अगेन आप टेनांसी एक्ट में फंस सकते हो। टेनांट खाली नहीं करेगा प्रॉपर्टी और रेंट भी नहीं दे रहा है और उल्टा केस मार के बैठ गया, और आप तो गए केस लड़ने के लिए कि भाई टेनांट से हमने अपनी प्रॉपर्टी खाली करवानी है, और टेनांट ने आपको उल्टे दूसरे तीसरे चौथे केस में फंसा दिया, क्रिमिनल केस में, कि ये आधा आदमी आता है और मेरे को मारता है, ये आदमी आता है इसने मेरे ऊपर गोली चला दी। पता चला कि आप लड़ने गए प्रॉपर्टी के केस में और आपको उसने फंसा दिया है क्रिमिनल केसेस में। सो प्रॉपर्टी इज इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप काफी, मतलब बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा आपको रियल एस्टेट को हैंडल करने के लिए। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है रियल एस्टेट को हैंडल करने के लिए। ये आप ऐसे समझ लो। रियल एस्टेट इसलिए क्या करते हैं, जो मेट्रोज में रहते हैं वो छोटे शहरों से जाते हैं, दूसरे स्टेट से जाते हैं, मेट्रो में रह रहे हैं, वो चुपचाप क्या करते हैं, बिल्डर के द्वारा डेवलप किए हुए फ्लैट को खरीद लेते हैं। बिल्डर के द्वारा या रेरा से अप्रूव्ड जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहां पर कि फ्लैट बना के बिल्डर बेचते हैं, तो आप फ्लैट को खरीदते हो। उसके बहुत सारे रीजन हैं। आप फैमिली की सेफ्टी देखते हो, आप फ्लैट में रहते हो, बहुत तरह की मेंटेनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। पानी की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी कुछ मेंटेनेंस है, नाली है, दिस है, दैट है, कचड़े का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, एवरीथिंग एक्चुअली इट इज मैनेज्ड थ्रू द सोसाइटी। ओके। और इस वो आपको हेडेक नहीं है, आप अपनी जॉब किए वापस घर आए आराम से रहे। बट आपको फ्लैट पे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। मैंने पहले ही बताया है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो आपकी घर है। आप उसको बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, आप उसको रेंट पे नहीं लगाते हो, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, और ना ही आप उसको फ्यूचर में सेल करते हो।
एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी, फ्लैट के साथ है कि वो एक कंस्ट्रक्टेड प्लेस है, कंस्ट्रक्शन की एक लाइफ है, कंस्ट्रक्शन की लाइफ है 20 इयर्स 30 इयर्स मैक्सिमम। उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन डैमेज होने लगता है, वेयर एंड टेयर होने लगता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। आपने जो वैल्यू लगाया था पॉसिबल है कि उससे और कम ही मिले, बिकॉज आपने जो यूज किया उस प्रॉपर्टी को 25-30 साल, वो फिर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो बिल्डिंग बेकार हो जाती है, जर्जर हो जाती है। दूसरी चीज है कि रियल एस्टेट जितने भी फ्लैट्स आप से सेल हो रही है, बिल्डर बना के बेच रहे हैं, वो क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में कंस्ट्रक्ट करते हैं, पैसे लेते हैं। उसके बाद वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं कि भैया आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दो। आर्किटेक्चर से मैप बनाया और वो आर्किटेक्चर वाला मैप किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उसके हवाले कर दिया कि मेरे को ये कंस्ट्रक्शन चाहिए। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करता है, किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेता है कि भाई मेरे पास 5 प्रोजेक्ट है, अब ये सारे छोटे 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 सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। तो कितनी लेयरिंग है, पैसे लिए बिल्डर ने ट्रांसफर कर दिया कंस्ट्रक्शन के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर ने ट्रांसफर कर दिया किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को। सो यहाँ पे क्वालिटी जो है ना, वो एवरी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज होती है। इसीलिए बिल्डिंग की लाइफ भी उतनी स्ट्रॉन्ग, बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बिल्डिंग की लाइफ उतनी लंबी नहीं होती है। अभी आप देखो कि खुद अपने आंखों के सामने अपना मटेरियल दे के आप किसी से बनवाते हो, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। और वही आप जब कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हो किसी को बनाने के लिए, तो वो उसमें वो क्या करेगा कि मटेरियल की चोरी करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा क्वालिटी में। वो किसी तरह से बना के अपना काम निकल जल्दी जल्दी पेमेंट लेके निकलना चाहेगा उस प्रोजेक्ट से। तो ये सब प्रॉब्लम आती है रियल एस्टेट में। तो अब मैं रियल एस्टेट से मूव कर रहा हूँ गोल्ड पे। और आप ये देखो कि रियल एस्टेट जो है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक ये 10% तक मैक्सिमम रिटर्न देती है। गोल्ड 9% की रिटर्न ऑन एन एवरेज देती है। करेक्ट, बट बेटर देन डेट, गोल्ड भी और रियल एस्टेट भी। तो आज मैं रियल एस्टेट पे काफी डिटेल में गया हूं, फिर कभी और डिस्कशन करेंगे रियल एस्टेट पे। अब मैं आता हूं कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड क्या है, गोल्ड को कैसे हम लोग इवेल्युएट करें। तो गोल्ड लॉन्ग टर्म रिटर्न, इट्स ए सिक्लिकल, ओके। ये सिक्लिकल है, रिटर्न आपकी फिक्स्ड नहीं है। कभी 5% भी आएगी, नेक्स्ट ईयर 20% भी आ जाएगी, अगले साल -7% भी आएगी, अगले साल 25% भी आएगी। बट in a block period of 4, 5, 6, 10 years, it will generate 9% CAGR, 9% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये आइटम जनरेट करेगा। तो सपोज 1 लाख रुपए का गोल्ड आपने खरीदा है, तो 72 के रूल के अनुसार से 9% से इट विल टेक 8 years टू गेट 2 लाख रुपीज। तो 8 साल के बाद ये 2 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाता है 9% की कैगर से। ठीक है, अब आ जाते हैं गोल्ड पे कि गोल्ड किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो गोल्ड को इन्वेस्ट करने के दो तीन फॉर्म है। फर्स्ट है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये बेसिकली म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में अंडरलाइंग एसेट क्या रहती है, शेयर्स होती है। और गोल्ड फंड्स में, जो गोल्ड की जो फंड है, उसमें आपकी जो 1 सेकेंड, आई थिंक ये शेयर नहीं हो रही है। लेट मी चेक व्हाई इट इज नॉट बीइंग शेयर्ड हियर। ओके, ओके, 1 सेकेंड। ओके, ओके,
Yes. What I was talking about, sorry, actually it was not getting shared. So मैं क्या बोल रहा था कि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, बट ये सिक्लिकल है, इस पे रिटर्न जो है वो फिक्स्ड नहीं है। ओके। फर्स्ट ईयर ये 5% जनरेट कर सकती है, सेकंड ईयर ये 20% जनरेट कर सकती है, थर्ड ईयर ये -7, फोर्थ ईयर अगेन 25%। सो ये साइकिल में रन करती है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। ओके। जितनी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी रहेगी, लोग गोल्ड की तरफ भागेंगे, वर्ल्ड वार हो जाएगा, गोल्ड खरीद के बैठ लेना, गोल्ड का प्राइस भागना शुरू हो जाएगा। समझे? और जितनी सर्टेनिटी रहेगी, जो लड़ाइयां कम होगी, आराम से इकोनॉमी चल रही है, तो गोल्ड की प्राइस से किसी को कोई लेना देना नहीं है, आराम से गोल्ड चलता रहेगा। नोबडी केयर्स अबाउट द गोल्ड, nobody buys, just for the consumption they buy the gold for jewelry purpose, not for the investment purpose। investment purpose से तब जाएंगे जब गोल्ड इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, बिजनेस की अनसर्टेनिटी है, इक्विटी से लोग दूर भाग रहे हैं, इक्विटी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बिजनेस को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आज के डेट में अभी देख लो, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, अभी इंडिया पाकिस्तान भी भिड़ गए थे, इधर ट्रम्प साहब कुछ अलग ही गेम कर रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं, तो एवरीवेयर अनसर्टेनिटी इज देयर। तो गोल्ड प्राइस अपने टॉप पे है, अपने ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है गोल्ड, करेक्ट। और ये बट अभी सडनली ये प्राइस बहुत तेजी से पिक कर गया, 25-30% इन लास्ट 1 ईयर। और अभी ये, बट एक ब्लॉक पीरियड में देखोगे आप, 4-5 ईयर्स, 6 ईयर्स में, 7 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, तो गोल्ड करीब करीब 9% के कैगर से इंक्रीज करती है। ओके, मैंने ये बताया था। तो सपोज आपने अगर 9 ईयर्स बैक, 8 ईयर्स बैक 1 लाख रुपए गोल्ड में लगाए होते, तो वो 1 लाख रुपए गोल्ड की वैल्यू 2 लाख रुपए हो चुकी रहती 8 साल में, 9% के कैगर से। एक 72 का रूल मैंने बताया था कि 72 डिवाइड बाई जो कैगर परसेंटेज है, अगर उसको डिवाइड करते हो तो टाइम पीरियड आ जाता है कि कितने समय में वो डबल हो जाएगा। ओके। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि गोल्ड जो है वो आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव ईटीएफ। ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज बेसिकली, ये टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड बिहेव करता है। इसमें एएमसी जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो कि वो गोल्ड परचेज करती हैं, पेपर में गोल्ड परचेज करती हैं। ओके। वो पेपर पे गोल्ड की एसेट रखती है, लाइक शेयर्स आजकल डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, राइट? कोई हाथ में शेयर लेके नहीं घूमता है। सबको पता है, अगर आप एक शेयर खरीद लोगे आईटीसी का, तो वो आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है। यू कांट टच लाइक दिस इज माई शेयर। पहले शेयर फिजिकल होते थे। सिमिलर वे में गोल्ड जो है वो पेपर फॉर्म में एएमसी होल्ड करती है, और एएमसी फिर क्या करती है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स बना के इन्वेस्टर के सामने सेल करती है एज ए म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स आप 5,000 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हो, 50,000 का भी खरीद सकते हो, और 5 लाख का भी खरीद सकते हो। देर इज नो लिमिटेशन। ओके। और मतलब छोटा से छोटा अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, बड़े से बड़े इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप ईटीएफ फॉर्म में ही गोल्ड इन्वेस्ट करें, बिकॉज ये गोल्ड जो है वो 100% प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है। यहां पर आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होती है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, किसी तरह का चार्ज नहीं है। म्यूचुअल फंड सिर्फ अपना मैनेजमेंट के लिए 1% चार्ज ले सकती है, दैट्स ऑल। आपका खर्चा 1% है, और आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, करेक्ट। तो ये सबसे बेस्ट है। अब आते हैं कि जब आप कंपैरिजन करोगे दूसरे दूसरे फॉर्म ऑफ गोल्ड से, तब आपको पता लगेगा कि क्यों ये बेस्ट है। ओके। तो सबसे पहले आते हैं ज्वेलरी में, कि हम जो ज्वेलरी खरीदते हैं, हमारे घर में लेडीज जो हैं वो ज्वेलरी खरीदती हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है ज्वेलरी से। बहुत सारे जेंट्स को भी होता है कि भाई ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दो, ज्वेलरी सबसे बढ़िया चीज है। गोल्ड खरीद रहे हैं,
तो ज्वेलरी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट क्यों गोल्ड, इसको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते हैं। कहाँ कहाँ मान सकते हैं बट आपको कहाँ कहाँ लॉस होता है। ओके, आप इसको प्योरली गोल्ड का इन्वेस्टमेंट मान के नहीं चलोगे। आप इसको देखो, ज्वेलरी का बस एक बेनिफिट है कि आप उसको पहन सकते हो, वेयर यू कैन वेयर इट। ओके, और आप पार्टी में जा सकते हो पहनकर, अपने आप को जस्ट शो करने के लिए कि मतलब ओके, और शो क्या करना, मतलब आप उसको पहन के आप निकलोगे, इट्स ऑन काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स। ओके, तो अदरवाइज ये आपके फिजिकल फॉर्म में रखा हुआ है। करेक्ट। अभी क्या है कि ज्वेलरी जो आप जब आप खरीदने जाते हो, तो दो तरह की ज्वेलरी मार्केट में अवेलेबल है। एक क्या है कि स्मॉल प्लेयर्स जो सेल करते हैं ज्वेलरी, और दूसरा क्या है कि जो लार्ज प्लेयर सेल करते हैं ज्वेलरी। लार्ज प्लेयर में कौन हो गए? तनिष्क। सबसे बड़ा नाम तनिष्क है आज के डेट में ब्रांड में। कल्याण। ओके, इस तरह से बहुत सारे हैं, मालाबार, समझे। तो जब आप इनसे खरीदते हो ना ज्वेलरी, तो ये आपको गारंटी तो देते हैं कि मैं भाई 22 कैरेट का ज्वेलरी दे रहा हूं तो ये 22 कैरेट ही निकलेगी। ये गारंटी के साथ ये देते हैं। अगर कभी ये 22 कैरेट पे नहीं रहा, तो आई विल कॉम्पेंसेट यू द प्राइस ऑफ 22 कैरेट। दिस इज द गारंटी दे आर गिविंग यू। लेकिन ये क्या करते हैं कि जो आपने गोल्ड बिस्किट से ये जो है ज्वेलरी बेचते हैं, राइट। ज्वेलरी बनती कैसे है? गोल्ड से। ज्वेलरी जो बन रही है वो गोल्ड से बन रही है, गोल्ड की बिस्किट से वो कन्वर्ट करते हैं ज्वेलरी में। जनरली इनको कन्वर्जन कॉस्ट जो आता है वो मैक्सिमम 3% आता है। दिस इज द कन्वर्जन कॉस्ट। गोल्ड बिस्किट से ज्वेलरी को कन्वर्ट करने में जो कॉस्ट आती है, दैट इज 3% ओनली। दिस इज द मेकिंग, उनको जो आती है। दूसरी चीज जो खर्च आ रहा है जीएसटी का, टैक्स का। ओके, तो बेसिकली वो जो ज्वेलरी है अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 100 वाला 106 उनकी प्राइस होनी चाहिए। कुछ मार्जिन और ले सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन 1 और 2% जो भी ले लें, लेकिन वो मेकिंग चार्ज जब कस्टमर आता है उनके शोरूम में, तो उनका मेकिंग चार्ज 15% से लेके 35% तक मूव करने लगता है। उसके ऊपर से 3% जीएसटी। ये है मेकिंग चार्ज इनका। आप इमेजिन करो कि हाउ मच प्रॉफिट दे आर मेकिंग। ये रेंज हो गया 3% इंक्लूडिंग 18% टिल 38%। और एक्चुअल में उनका जो है कॉस्टिंग वो है 6% की। तो बेसिकली 12% से वो 32% तक मार्जिन बनाते हैं। दिस इज हाउ। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता रहा हूं कि 12 से 32%, मैं एक रेंज दे रहा हूं आपको कि ये 12% to 32%, जिसमें जितना मेकिंग वो चार्ज करेंगे उनका मार्जिन उतना ज्यादा हो जाता है। तो अब आप एक बात बताओ कि सपोज करो कि मैं एवरेज ले लेता हूं कि 20% मार्जिन वाला आपने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, प्लस 3% जीएसटी, तो आपको 23% पड़ा। करेक्ट। तो जब आपने लाख रुपए का ज्वेलरी खरीदा है, उसमें 23% तो है वो ज्वेलरी, गोल्ड है ही नहीं। वो तो एक्सपेंस है आपका, वो तो आपने दुकानदार को मार्जिन पे किया। तो 23,000 इसमें जो है वो गोल्ड है ही नहीं।
बेसिकली गोल्ड उसमें सिर्फ रह गया 77,000 का। तो बेसिकली आपने भले आपको लग रहा है कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपीज ज्वेलरी खरीदने में, लेकिन गोल्ड तो उसमें सिर्फ 77,000 का ही है। अब आप समझे। अब आप ये देखो कि 77,000 जो है वो मैंने बताया कि 9% से अगर ग्रो करेगा तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में ये डबल हो जाता है, 2x हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है? 77,000 जो है वो 2x होकर आफ्टर 8 ईयर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,54,000। तो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कितना किया था? 1 लाख। आपको गोल्ड मिली कितनी? 77,000 की। और ये गोल्ड ही इंक्रीज करेगा, ये एक्सपेंस तो इंक्रीज करेगा नहीं। एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस ये गोल्ड इंक्रीज करके 154 हुआ। तो बेसिकली आप का जो गोल्ड है वो इंक्रीज कितना किया? जस्ट 50%। 54%। 1 लाख से 1,54,000 हुआ 8 ईयर्स में। कोई रिटर्न ही नहीं आए। ये तो बेसिकली हो गया क्या कि ये डेट को भी बीट नहीं कर रहा है। ये डेट की रिटर्न दे रहा है आपको गोल्ड, बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन, मार्जिन थिंग। ओके। अभी और मैं बताता हूं, ये है जो खेल लार्ज प्लेयर का। अब स्मॉल प्लेयर की कहानी देखें हम लोग। जो छोटे छोटे स्मॉल प्लेयर जो हैं वो बोलते हैं कि मेरी मेकिंग जो है वो 8% to 10% है। तो आप समझ रहे हो क्या कि 1 लाख अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो 10,000 जो है वो मेकिंग ये चार्ज कर रहे हैं। तो मेरा 90,000 का गोल्ड तो मेरे को मिल ही रहा है ना, तो मैं छोटे वाले से खरीद लूंगा। करेक्ट। कुछ लोग और स्मार्ट हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे स्मॉल प्लेयर हैं जो बोलते हैं कि लाख रुपए का जी आप लो और मैं आपको 3% मार्जिन पे ही दे दूंगा आपको। जो एक्चुअल मेकिंग चार्ज है मैं बस उतना ही चार्ज करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1% 2% और ले लूंगा। तो चलो 5,000 मेकिंग चार्ज 3,000 था, 2,000 और मेरे को दे दो। 5,000 रुपीज में 5,000 5% मेकिंग चार्ज में ले रहा हूं, मेरी 2% की मार्जिन रह गई, 3% का मेकिंग चार्ज था। तो 5,000 तो 95,000 का मैंने आपको गोल्ड दे दिया जी। अब कस्टमर तो बहुत खुश हो रहा है कि मेरे को 90,000 का गोल्ड मिल गया है, या और बढ़िया बेटर ऑप्शन मेरे को 95,000 का गोल्ड मिल गया। लेकिन होता क्या है वो आप समझो कि स्मॉल प्लेयर के केस में, स्मॉल प्लेयर के केस में होता है क्या कि गोल्ड की प्योरिटी ही गड़बड़ हो जाती है। स्मॉल प्लेयर के केस में जो ज्वेलरी है ना उसमें क्या है कि वो तो बोल के दे रहे हैं 22 कैरेट, लेकिन आपको मिलेगा 18 कैरेट या 20 कैरेट। वो प्योरिटी में ही आपको आपके साथ चीटिंग करते हैं। वो वहीं पे आपको आपके इस तो बेसिकली तनिष्क और मालाबार और कल्याण क्यों फेमस हुए? वो फेमस सिर्फ इसलिए हुए कि वो प्योर 24 कैरेट अगर क्लेम कर रहे हैं तो 24 कैरेट का गोल्ड दे रहे हैं। 22 कैरेट का ज्वेलरी अगर वो बोल रहे हैं तो 22 कैरेट की ज्वेलरी दे रहे हैं। बिकॉज स्मॉल प्लेयर क्या कर रहे थे कि 22 कैरेट की जगह पे 18 कैरेट दे रहे हैं, 18 कैरेट क्या और 16 कैरेट दे रहे हैं। तो यहां पर भी आप फंसी रहे हो। ये उनके मार्जिन में जा रहा है, ये 4 to 6 कैरेट जो है ना वो उनके मार्जिन में जा रहा है। जो सबसे ज्यादा ईमानदार हुए भैया 2 कैरेट की चीटिंग करेंगे, उससे बढ़िया हुए वो 4 कैरेट, और ज्यादा हुआ तो 6 कैरेट। तो ऑलमोस्ट वो प्रॉफिट जो बना रहे हैं वो 30% प्रॉफिट यहां से बना रहे हैं। और तनिष्क जो है वो प्रॉफिट कैसे बना रहा है? वो बोल के ले रहा है कि भैया मैं मेरी 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 मेकिंग है 30%। और ये क्या कर रहे हैं
वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन 30% उनकी भी टारगेट है कि भैया 20 to 30% मेरी प्रॉफिट आ जाए। और वो भी सोच रहे हैं कि 20 to 30%, लेकिन वो बोल के ले रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो बोल रहे हैं कि मेरा सामान प्योर है, और प्योर के ऊपर 30% मेकिंग है। और यहाँ है स्मॉल प्लेयर, उनका सामान थोड़ा इम्प्योर है और उनकी प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज है, और मेकिंग जो है वो 8 to 10% ले रहे हैं। तो बेसिकली जो गैप है 10 to 20% का, ये इम्प्योरिटी से मैनेज करते हैं स्मॉल प्लेयर। समझे? तो यहां भी वही खेल है कि आप लाख रुपए लगाएंगे और आपको जो मिलेगा सामान वो मिलेगा 70,000 का ही, 75,000 का ही। तो बेसिकली गोल्ड आपको 75,000 का ही मिल रहा है, वो 25,000 उनके प्रॉफिट में गया। अब आप फिर से वही काम होगा कि 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे 9% के बेसिस पे, तो 2x होता है। तो गोल्ड तो है वो 1,50,000 हो गया। और आप मन में सोच सकते हो कस्टमर कि भैया मैंने लाख रुपया खरीदा था और प्राइस डबल हो गई है गोल्ड की, तो मेरे को मिलने चाहिए 2 लाख रुपए। जब आप बेचने जाते हैं तो आपको 2 लाख की जगह पे वो बोलता है भैया 1.5 लाख तो दे पाऊंगा। वो ये नहीं बताएगा कि क्यों 1.5 लाख हो गए, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। वो ये नहीं बताएगा कि आपने जब खरीदा था तो लाख रुपए का सामान, तो उसमें 75% ही प्योरिटी थी, और एक्चुअल में वो 75,000 का गोल्ड तो डबल होके 1,50,000 हो ही रहा है। लेकिन आपको स्पेंड करने पड़े 1 लाख। तो ऑलवेज इन योर लाइफ आपको जो नेसेसिटी है ज्वेलरी की, शादी के पर्पस से या कुछ डेली लिविंग में आपको कोई सामान ज्वेलरी का खरीदना है, तभी आप ज्वेलरी परचेज करें। अदरवाइज आप चुपचाप ईटीएफ खरीदिए गोल्ड का, तभी आपको प्योर गोल्ड मिलेगा। अदरवाइज आपको हमेशा आइदर आप बड़े शोरूम में जाइए तो 20-30% का मेकिंग चार्ज पे कीजिए, और छोटे प्लेयर के पास जाइए जो आपके बाप दादे जहां से खरीदते थे, वहां पर आप इम्प्योर गोल्ड खरीदिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इम्प्योर होता कैसे है। करेक्ट। अब मैं उसके लिए भी बताता हूं। तनिष्क जो है वो एक एडवर्टीजमेंट करती है। एडवर्टीजमेंट क्या करती है तनिष्क? कि भाई आप अपनी ज्वेलरी लाइए, ओल्ड ज्वेलरी, उसको आप क्या कीजिए कि हमारे पास एक टेस्टिंग मशीन है। उस टेस्टिंग मशीन पे अगर आप जैसे ही अपनी ज्वेलरी को रखोगे, इट विल शो दी परसेंटेज प्योरिटी। करेक्ट। तो तनिष्क वैसे फेमस हुआ। तनिष्क क्या करता था कि ये स्मॉल प्लेयर्स की जो ज्वेलरी होती थी, कस्टमर लेके आते थे, और वो तो बेचता था बोलकर कि 22 कैरेट दे रहा हूं, और एक्चुअल जब उस मशीन पे रखी जाती थी तो वो 18 कैरेट शो करता था। तब कस्टमर का विश्वास धीरे धीरे स्मॉल प्लेयर से उठना शुरू हो गया। उनको लगा कि ये तो बड़ी चीटिंग हो रही है, और वो तनिष्क से खरीदना शुरू कर दिए ज्वेलरी को। लेकिन वो फिर यहां आके भी बचे नहीं, वो फिर यहां फंस गए। अगेन वो 30% मेकिंग चार्ज लेना शुरू किया। सिर्फ अंतर क्या है कि वो झूठ बोल के ले रहा है और यहां ये सच बोल के ले रहा है। ये आपको बता रहा है कि भाई मैं 30% मेकिंग चार्ज ले रहा हूं, और स्मॉल प्लेयर बता नहीं रहे हैं कि मैं आपसे 30% प्रॉफिट ले रहा हूं। समझे? 30% तो आपकी प्रॉफिट आपके पॉकेट से ढीला हो ही रहा है। तो ज्वेलरी जब भी आप खरीदें, जो आपकी नेसेसिटी है वही खरीदिए। अदरवाइज आप ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी के थ्रू ना करें। ज्वेलरी जो है, जो शादी ब्याह फंक्शन वगैरह के पर्पज से जो ज्वेलरी होती है, बस उतनी ही आप परचेज करें। उसके अलावा जो ज्वेलरी खरीदनी है
वो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वो आप ईटीएफ के थ्रू करें। और एक चीज आप, दूसरी चीज ये देखो कि वो एक और तरीका लोगों ने निकाला है इम्प्योर इम्प्योरिटी के लिए। लाइक सपोज आपने क्या किया कि ज्वेलरी आपने खरीदी, सपोज आपने कंगन खरीदा, हाथ में ब्रेसलेट, ब्रेसलेट आपने खरीदा है, वो खरीदा है 50 ग्राम का या 100 ग्राम्स का, करेक्ट। आपको वेट मशीन पर रखकर दिखाया गया कि ये 100 ग्राम का ब्रेसलेट है, करेक्ट। दूसरी चीज, वहां पे एक होती है टंच मशीन, कुछ बहुत सारे शॉप्स आजकल ये भी रखना शुरू कर दिए हैं, और वहां उस ब्रेसलेट को उस मशीन पे रखते हैं, वो प्योरिटी भी शो करता है कि 22 कैरेट, अगर माल वो बेच रहा है तो वो 22 कैरेट शो करता है। तो आपने देखा कि वेट मशीन पे वजन भी सही मिल गया, टंच मशीन पे आपका कैरेट भी सही मिल गया है, प्योरिटी भी। तब सामान में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अभी प्रॉब्लम क्या होती है आप ये समझिए, ये है एक ब्रेसलेट, ओके, ये है ब्रेसलेट, करेक्ट। इसका जो ऊपर का पार्ट है, ओके, जो टॉप टॉप लेयर जो आप देख सकते हो, करेक्ट, ये अंदर से खोखला होता है, ये जनरली पाइप होती है, करेक्ट। जो ब्रेसलेट आप पहनते हो वो पाइप होती है, ठीक है। इस पाइप के अंदर से वो कोई दूसरा मटेरियल डाल सकते हैं। गोल्ड है 80 ग्राम का, 85 ग्राम का, 90 ग्राम का, और उसके अंदर उन्होंने 10 ग्राम्स अंदर से 10 ग्राम्स उन्होंने डाल दिया है। 1 सेकेंड। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि ये ब्रेसलेट है। हाँ, ये हम्म, ये ब्रेसलेट है, और आपको ऊपर से जो गोल्ड दिख रहा है, उन्होंने वेट करके दिखा दिया कि 100 ग्राम का वेट है ये ब्रेसलेट, ओके। लेकिन वो क्या करते हैं, चीटिंग इस तरह से होती है कि ये अगर ये हॉलो है, ये वाला पार्ट, तो इस हॉलो पार्ट में ही 10 ग्राम्स कुछ भी डाल देंगे, सिल्वर डाल देंगे, जिंक डाल दिए, आयरन ही डाल दिए, कॉपर डाल दिए, कोई भी मटेरियल सस्ता सा डाल दिया, और ऊपर से वो पूरा वेट करके आपको दे दिए कि भैया ये 100 ग्राम है। ऊपर से स्किन जो है इसकी, वो प्योर गोल्ड दिख रही है, और आपने यही समझ रहे हो कि पूरा ये गोल्ड का ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रखा है कि उन्होंने इम्प्योरिटी इस तरह से की है जो आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो उसको। जब तक आप इस ब्रेसलेट को ले जाके फायर में मेल्ट नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चल सकता है कि इसके अंदर क्या प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, क्या अदर मेटल यूज किया हुआ है। तो इस तरह से एक चीटिंग होती है। दूसरी चीटिंग क्या होती है कि इस ब्रेसलेट में हो रहा है क्या कि प्योरिटी, प्योरिटी क्या है कि जो ब्रेसलेट बनाया, उसका जो ऊपर का आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, ओके, वो 22 कैरेट रखते हैं वो। और जो इनर पार्ट है, ये दिस इज अंदर का साइड,
जब आप पहनते हो ब्रेसलेट, तो जो ब्रेसलेट स्किन को टच कर रहा है वो इनर पार्ट है। लोग जब भी देखते हैं वो आउटर पार्ट को देखते हैं, टॉप पार्ट को देखते हैं, क्या डिजाइन है, कितना सुंदर है, क्या चमक रहा है, ओके ये तो प्योर गोल्ड दिख रहा है। वो अंदर से उसको नहीं देखते हैं। अंगूठी आप देखो, अंगूठी जब आप खरीदते हो तो अंगूठी को क्या करते हो, ऊपर से देखते हो, अच्छा डिजाइन कैसा है। कभी आपने अंदर की तरफ घुस के देखा है कि ये उल्टा करके कि अंगूठी का नीचे वाला पार्ट कैसा है? नहीं, कि कोई भी कस्टमर नहीं देखता है। वो अंदर वाले पार्ट में, ये जो अंगूठी है ना, ये इनसाइड ये वाले पार्ट में वो क्या करते हैं, इम्प्योर गोल्ड डालते हैं, लाइक 18 कैरेट, 16 कैरेट, और यहां पर ये चीटिंग करते हैं। समझे? तो उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। क्या मैंने बोला कि चीटिंग करते हैं? वो इनर पार्ट जो कि आप देख नहीं सकते हो, जो आप टच नहीं कर सकते हो, जो दिखता नहीं है उसको बनाने के टाइम पे, तो वो इस तरह की चीटिंग करके वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जो पार्ट दिख नहीं सकता है, कोई पार्ट हॉलो है, उसमें क्या करेंगे कि वो अदर मटीरियल मेटल डाल देंगे। 5-10 ग्राम का, 100 ग्राम का है प्रोडक्ट, उसमें 10 ग्राम अदर मेटल डाल दिया, और टोटल वजन तो वो आएगा 100 ग्राम। आप तो समझ रहे हो कि पूरा का पूरा गोल्ड ले रहे हैं, लेकिन उसमें 10 ग्राम मिक्स रहेगा वैसा अदर मेटल। तीसरा क्या होता है कि आपने सपोज करो एक आपने गोल्ड का बिस्किट लिया या क्वाइन लिया, करेक्ट? क्वाइन जो है, आप समझ रहे हो कि पूरा का पूरा ये तो गोल्ड है, 100% गोल्ड वाला क्वाइन है। लेकिन चीटिंग इस तरह से होती है कि वो बनाया सिक्का लोहे का ही, आयरन का या कॉपर का या सिल्वर का, ओके, सिक्का जो बनाया वो सिल्वर का बनाया, और सिल्वर के ऊपर एक गोल्ड की लेयर चढ़ा दी। उस सिक्के के ऊपर गोल्ड का जस्ट एक लेप चढ़ाया, लेयर चढ़ाया, और आप उसको देख के पता ही नहीं कर सकते हो कि अंदर तो ये पूरा है। तो यहां वो क्या कर देंगे आपके साथ, 90% तक चीट कर सकते हैं। और जस्ट ऊपर में टॉप 10% गोल्ड है, वो प्योर गोल्ड है। आप देख के बता ही नहीं सकते हो कि अंदर क्या है, जब तक कि आप उसको मेल्ट नहीं करते हो, जब तक कि उसको फायर में आप डालोगे नहीं, तब तक। आप तो ऊपर से देख के समझ रहे हो कि ये तो गोल्ड है। तो गोल्ड में बहुत प्रॉब्लम है। गोल्ड जब भी आप लेते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ऑलवेज इन्वेस्ट थ्रू ईटीएफ। अपनी मैडम के लिए आप ज्वेलरी ले सकते हैं, बस उतनी ही ज्वेलरी लीजिए जो उनकी जरूरत है। अदरवाइज आप जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो आपके मेकिंग चार्ज में, इम्प्योरिटी में मोस्ट ऑफ द पोर्शन 30% आपका चला जाएगा, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझे? मैं यहीं पर आज अपने सेशन को एंड करता हूं।